क्या तुम हमारी कैद से फरार होने की कोशिश करोगे? गुमगश्तगीन ने मुस्कुरा कर कहा। हम आज़ाद होने की कोशिश ज़रूर करेंगे, यह हमारे फ़राइज़ में शामिल है, अन्नासिर ने कहा। मरकर आज़ाद हो जाएं या तुम सबको मारकर हमें कैद में रखना है तो हमें जंजीरें डाल दो, धोखे ना दो। हम मैदान के मर्द हैं, हम सैफुद्दीन और गुमगश्तगीन जैसे ईमान फरोश नहीं। मैं गुमगश्तगीन हूँ, गुमगश्तगीन ने कहा, अरन का खुद मुख्तार हुक्मरान। तुमने मुझे ईमान फरोश कहा है, मैं आपको एक बार फिर ईमान फरोश कहता हूँ, अन्नासिर ने कहा। मैं आपको गद्दार भी कहता हूँ, लेकिन अब ना मैं ईमान फरोश हूँ ना गद्दार। गुमगश्तगीन ने अन्नासिर को धोखा देने के लिए झूठ बोला। देख लो, जंग तुर्कमान में लड़ी जा रही है और मैं यहाँ हूँ। अगर मैं तुम्हारा दुश्मन होता तो तुम्हें इस तरह आज़ाद रहने न देता जिस तरह तुम अब हो। सैफुद्दीन और असौले से अलग हो चुका हूँ, तुम्हें इज्जत और ताजीम से इस किले से ले जा रहा हूँ और इज्जत से रुखसत करूंगा। तुम हो तो मामूली से कमानदार, लेकिन तुम्हारे सीने में सलाहुद्दीन अय्यूबी की अजमत और जज्बा है। लेकिन मैं अपने साथियों से अलग नहीं रहूंगा, अन्नासिर ने कहा। मुझसे ये गुनाह न करवाएं। ना सही, सलीबी ने कहा, अपने साथियों के साथ रहो। उस वक्त उसके साथी एक कुशादा और खुशनुमा कमरे में थे जहां नर्म गुदास बिस्तर बिछे हुए थे। वहां एक खादिम भी था जिससे इन तीनों ने पूछा कि यह किले का कौन सा हिस्सा है और यहाँ क्या होता है। खादिम ने उन्हें बताया कि ये मेहमानों के कमरे हैं, यहाँ सिर्फ वो मेहमान रखे जाते हैं जो ऊंचे रुतबे के बाइज्जत लोग होते हैं। ये तीनों छापा मार देख रहे थे कि उनके साथ कैदियों वाला सलूक नहीं हो रहा। वो बहुत थके हुए थे, उन्हें नरम बिस्तरों पर फौरन नींद आ गई और वो गहरी नींद सो गए। सलीबी और गुमगश्तगीन ने अन्नासिर को बहुत देर अपने साथ रखा। उसके साथ इज्जत से पेश आते हुए ऐसी बातें करते रहे जिससे अन्नासिर के जज्बे की तेजी और तुंदी कम हो गई। इन दोनों की कामयाबी का पहला कदम था। लिजा इस कमरे से निकल गई थी। अन्नासिर उस वक्त उस कमरे से निकला जब उसके साथी गहरी नींद सो गए थे। वो बरामदे में जा रहा था। एक निस्वानी आवाज ने उसे सरगोशी में पुकारा। वहां अंधेरा था। वो रुक गया। एक तारीख साया आगे आया। ये लिजा थी जिसने अन्नासिर का बाजू पकड़कर कहा, अब तुम्हें यकीन आ गया है कि मैं जिन नहीं इंसान हूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि यह क्या हो रहा है। अन्नासिर ने झंझलाहट से कहा, मैं कैदी हूं और मेरी यूं इज्जत की जा रही है जैसे मैं शहजादा हूं। तुम्हारी हैरत बजा है, लिजा ने कहा। जरा समझने की कोशिश करो। गुमगश्तगीन ने तुम्हें बता दिया है कि उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी की दुश्मनी तर्क कर दी है। अब वो अय्यूबी के किसी फौजी को जंगी कैदी नहीं समझता। तुम और तुम्हारे साथी खुशकिस्मत हैं कि तुम यहाँ आए और गुमगश्तगीन यहाँ था। दूसरी वजह मेरी ज़ात है। तुम मेरी हैसियत और रुतबे को नहीं जानते। मैं तुम्हारी नज़र में बदकार लड़की हूँ जो हुक्मरानों और आला हुक्काम की तफरीक का जरिया बनती हूँ। ये सब गलत है और तुम्हारा वहम है। लिजा ने उसे बाजू से पकड़ा और कहा, आओ यहाँ से दूर जा बैठे। आ जाओ, मैं तुम्हारे वहम दूर करना चाहती हूँ। फिर तुम आज़ाद हो। मेरे मुतालिक जो राय कायम करना चाहते हो कर लेना। किले का ये हिस्सा हुशनुमा था। खुला मैदान था जिसके वस्त में चट्टानें थीं। उनके इर्द गिर्द सब्जा था। सब्जे में फूलदार पौधे और दरख्त थे। किला बहुत वसी व अरीज था। लिजा अन्नासिर को बातों में उलझाकर कमरों से दूर चट्टानों के दामन में ले गई जहां फूलों की महक थी। वो जब उधर जा रहे थे उस वक्त सलीबी और थरीसिया एक दीवार के साथ खड़े छुप कर देख रहे थे। लिजा इसे काबू में ले लेगी, सलीबी ने कहा। लड़की जज्बाती है, थरीसिया ने कहा। अपने फराइज से घबराकर इसी के पास जा बैठी थी। इतनी कच्ची भी नहीं। इस उम्र में इसे बाहर की ड्यूटी पर नहीं भेजना चाहिए था, सलीबी ने कहा। हम साथ हैं, कोई गड़बड़ नहीं करेगी, लिजा अन्नासिर से कह रही थी। तुमने मुझसे पूछा था कि मैं तुम पर इतनी मेहरबान क्यों हो गई हूं। तुमने मुझे अपना दुश्मन समझकर यह बात पूछी थी। मैं तुम्हें यकीन नहीं दिला सकती कि दुश्मनी तुम्हारे और मेरे बादशाहों के दरमियान है। मेरी और तुम्हारी क्या दुश्मनी हो सकती है? और दोस्ती भी क्या हो सकती है? अन्नासिर ने पूछा। लिजा ने गहरी आह भरी और बाजू अन्नासिर के कंधों पर रखकर कहा, तुम पत्थर बनो। मैंने सुना था कि मुसलमानों के दिल रेशम की तरह नर्म होते हैं। मजहब को जरा देर के लिए अलग रख दो। अपने आप को मुसलमान और मुझे ईसाई ना समझो। हम दोनों इंसान हैं, हमारे सीनों में दिल हैं। क्या तुम्हारे दिल में कोई ख्वाहिश, कोई पसंद और किसी चीज से प्यार नहीं है? है और जरूर है। तुम मर्द हो, तुम अपने दिल पर काबू पा सकते हो। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं। मेरा दिल बेकाबू हो गया है। तुम मेरे दिल में उतर गए हो। हम तुम्हें नशे की हालत में किले में लाई तो शेख सन्नान ने हुक्म दिया कि इन चारों को तहखाने में बंद कर दो।
अगर तुम्हें वहां ले जाते तो वहां से लाश बनकर निकलते। मैं तुम जैसे खूबसूरत जवान का ये अंजाम बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने शेख सन्नान से कहा कि ये तुम्हारे नहीं हमारे कैदी हैं और ये हमारी तहवील में रहेंगे। इस बूढ़े के साथ मुझे और थ्रेसिया को बहुत देर झकझक करनी पड़ी। उसने एक शर्त बताई, कहने लगा कि अगर तुम इन्हें तहखाने से बचाना चाहती हो तो मेरी ख्वाबगाह में आ जाओ। मेरे दिल में उस बूढ़े के खिलाफ नफरत पैदा हो गई है। मैंने पसो पेश की तो उसने कहा कि ये चारों तहखाने में जाएंगे या तुम मेरी ख्वाबगाह में आओगी। मुझे बड़ी शिद्दत से महसूस हुआ कि मैं तुम्हें आज से नहीं बचपन से चाहती हूँ और तुम्हारी खातिर अपना जिस्म, अपनी जान और अपनी आबरू कुर्बान कर देने की हिम्मत रखती हूँ। क्या तुमने अपनी आबरू कुर्बान कर दी है? नासिर ने तड़प कर पूछा। नहीं, लिजा ने कहा। मैंने उसे वादे पर टाला है। उसने मुझे ये कहकर मोहलत दी है कि हम किले में आज़ाद रहेंगे लेकिन हम उसके कैदी होंगे। मैं तुम्हारी आबरू की हिफाजत करूंगा, नासिर ने कहा। क्या तुमने मेरी मोहब्बत को कबूल कर लिया है? लिजा ने भोले भाले लहजे में पूछा। नासिर ने कोई जवाब न दिया। ये तो उसे ट्रेनिंग में बताया गया था कि सलीबी लड़कियां हुस्न जवानी और हसीन फरेब का जाल किस तरह बिछाया करती हैं, लेकिन ये ज़बानी हिदायत थीं जिनकी हैसियत वाज से बढ़कर कुछ भी नहीं थी। उसे ऐसे जाल से बचने की अमली ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, ना दी जा सकती थी। अब एक सलीबी लड़की ने जाल बिछाया तो इंसानी फितरत की कमजोरियां अन्नासिर की जात से उभर आईं और उसकी अक्ल दानिश पर गालिब आने लगी। वो रेगजारों और बयाबानों में मौत के साथ खेलने वाला इंसान था। उसके एहसासात रेत में दबे रहते थे। उसने लिजा जैसी दिलकश लड़की कभी नहीं देखी थी। जहां तक देखने का ताल्लुक था, लिजा के हुस्न और तिलिस्माती असर वाले जिस्म ने उस पर कुछ असर नहीं किया था, मगर अब लिजा के खुले बिखरे हुए रेशम जैसे मुलायम बाल उसके एक गाल से, कभी उसके एक बाजू से मस कर जाते थे। उसके वजूद में लहर सी दौड़ जाती थी और वो हर बार अपने जिस्म के अंदर लर्जा सा महसूस करता था। कई बार ऐसे हुआ कि दुश्मन के तीर उसके जिस्म को छूते हुए गुजर गए थे। बर्छियों की अन्नियों ने उसकी खाल चीर दी थी। वो कभी डरा नहीं था। जिस्म को छूकर गुजरते तीरों और बर्छियों ने उसके जिस्म पर एक सानिये के लिए भी लर्जा तारी नहीं किया था। मौत कई बार उसके साथ लगकर गुजर गई थी। उसके एहसासात में जरा सी भी हलचल पैदा नहीं हुई थी। वो अपने हाथों लगाई हुई आग के शोलों में से भी गुजर सकता था, मगर कमजोर सी एक लड़की के बालों के लम्स से उसके वजूद में भौचाल आ गया। उसने उस लम्स से बचने की वैसी कोशिश न की जैसे वो तीरों और बर्छियों से बचने के लिए क्या करता था। और जब लिजा उसके और ज्यादा करीब हो गई तो अन्नासिर ने महसूस किया कि लड़की अभी उससे दूर है। लिजा को ट्रेनिंग दी गई थी कि अपने शिकार को किस तरह हिप्नोटाइज किया जा सकता है। उसने कर लिया। अन्नासिर को ऐसी प्यास महसूस होने लगी जो सहरा की प्यास से बहुत मुख्तलिफ थी। पानी इस प्यास को नहीं बुझा सकता था। जूं जूं रात गुजरती जा रही थी, अन्नासिर की असलियत खत्म होती जा रही थी। पहले तो अन्नासिर का जिस्म कांपा था, फिर उसका ईमान लरस गया। जज्बे की बुनियादें हिल गईं और जज्बात के झक्कड़ और ज्यादा तुंद हो गए। हाँ, अन्नासिर ने मखमूर आवाज में कहा, मैंने तुम्हारी मोहब्बत को कबूल कर लिया है, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा? क्या तुम मुझे ये भी कहोगी कि मैं तुम्हारे साथ चलूं, अपना मजहब छोड़ दूं और तुम मेरे साथ शादी कर लोगी? मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, लिजा ने कहा। और अगर तुम हमेशा के लिए मुझे अपनी रफीका बनाना चाहते हो तो मैं अपना मजहब छोड़ दूंगी। तुम मुझसे कुर्बानी मांगो, लेकिन मुझे वो मोहब्बत चाहिए जिससे वजूद नापाक ना हो। आरजी मोहब्बत तो मैं जहां से चाहूं हासिल कर सकती हूं। तुम्हें मेरी रूह ने चाहा है। अन्नासिर पर तलिस्म तारी हो चुका था। आधी रात से ज्यादा गुजर गई थी। अन्नासिर वहां से उठना नहीं चाहता था। लिजा ने उसे कहा कि वो अपने कमरे में चला जाए। पकड़े जाने की सूरत में अंजाम अच्छा नहीं होगा। अन्नासिर कमरे में दाखिल हुआ तो उसके साथी गहरी नींद सोए हुए थे। वो लेट गया लेकिन उसे नींद ना आई। लिजा अपने कमरे में दाखिल हुई तो थ्रेसिया की आंख खुल गई। इतनी देर? थ्रेसिया ने कहा। तो क्या पत्थर एक फूंक से मोम हो जाया करते हैं? लिजा ने कहा। पत्थर ज्यादा सख्त तो नहीं। मुझे नाकामी की तवक्को तो नहीं थी, लिजा ने जवाब दिया, लेकिन मुझे तरकिश का आखिरी तीर भी चलाना पड़ा। वो पूरी तरह मेरा गुलाम हो गया है। ये कहने की जरूरत तो नहीं कि खुद ही कहीं मोम ना हो जाना। थ्रेसिया ने कहा। आदमी खूबसूरत है, लिजा ने कहा और हंस पड़ी। कहने लगी, मुझे इतना भी भोला भाला ना समझो, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि मुझे इस किस्म के भोले मर्द अच्छे लगते हैं जिनके किरदार में कोई फरेब नहीं होता
हो सकता है ये आदमी इसलिए मुझे अच्छा लगा है कि मैं सैफुद्दीन जैसे बूढ़े और अय्याश मर्दों के साथ रहकर उनसे मुतनफ़र हो गई हूँ। अन्नासिर से भी मुतनफ़र ही रहे ना, थ्रेसिया ने कहा। मोहब्बत के झांसे को और ज्यादा तलिस्माती बना लेना। याद रखना कि उसके हाथों में सलीब के सबसे बड़े दुश्मन सलाहुद्दीन अयूबी का कत्ल कराना है। थ्रेसिया ने उसे कुछ और हिदायत दी, एक दो नए तरीके बताए और दोनों सो गईं। अन्नासिर अभी तक जाग रहा था। तन्हाई में उसने लिजा की बातों और इजहार मोहब्बत पर गौर किया तो उसका जहन तकसीम हो गया। उसे अपनी ट्रेनिंग याद आई जिसमें उसे सलीबी लड़कियों के जादू भरे झांसों के मुतालिक बताया गया था। लिजा उसे हसीन फरेब नजर आने लगा, लेकिन उसके जहन में यह ख्याल भी गालिब आ जाता कि यह फरेब नहीं। जहां तक उसके चेहरे मोहरे का ताल्लुक था, अन्नासिर में बहुत कशिश और जाज़बियत थी। अपने इन औसाफ से वो खुद भी आगाह था। इंसानी फितरत की कमजोरियां भी अन्नासिर को वहम और वसवसों और खुशफहमियों में मुब्तला कर रही थीं। वो किसी नतीजे पर न पहुंचा और उसकी आंख लग गई। उसे एक आदमी ने जगाया और कहा कि उसे थ्रेसिया ने अपने कमरे में बुलाया है। वो चला गया। उस कमरे में थ्रेसिया अकेली थी। बैठो नासिर, थ्रेसिया ने कहा। मैं तुम्हारे साथ बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। अन्नासिर उसके सामने बैठ गया तो थ्रेसिया ने कहा, मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगी कि रात लिजा तुम्हारे साथ बाहर गई या उसे तुम ले गए थे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि यह लड़की बहुत भोली और मासूम है। मैं जानती हूँ कि वो तुम्हें पसंद करती है, लेकिन मैं उसे और तुम्हें इजाजत नहीं दे सकती कि इस तरह रात रात भर बाहर बैठे रहो। लिजा को गुमराह करने की कोशिश न करो। मैंने ऐसी कोशिश नहीं की, अन्नासिर ने कहा। हम दोनों बातें करते करते जरा दूर निकल गए थे। मैं लिजा को यह नहीं कह सकती कि वो तुम्हारी मोहब्बत में ऐसी पागल न बने कि उसे किसी का होश न रहे, थ्रेसिया ने कहा। मैं तुमसे उम्मीद रखूंगी कि उसकी कम उम्री और जज्बातियत से फायदा ना उठाओ। लिजा तुम्हारी तरह शहजादी है, अन्नासिर ने कहा, और मैं तुम्हारा कैदी हूं। मैं एक हकीर इंसान हूं। लिजा का मजहब कुछ और है और मेरा कुछ और। शहजादी और कैदी में इतनी मोहब्बत नहीं हो सकती। तुम औरत की फितरत से शायद वाकिफ नहीं, थ्रेसिया ने कहा। शहजादी अपने कैदी को दिल दे बैठे तो उसे शहजादा समझकर अपने आप को उसका कैदी बना लिया करती है। मोहब्बत मजहब की जंजीरें तोड़ दिया करती है। मैं उसके साथ बात कर चुकी हूँ। वो कहती है कि मेरा जीना और मेरा मरना नासिर के लिए है। वो कहेगा कि अपना मजहब छोड़ दो तो मैं गले से सलीब उतार कर फेंक दूंगी। तुम नहीं जानते नासिर, लिजा ने सिर्फ तुम्हारी खातिर शेख सन्नान को नाराज कर दिया है। वो तुम्हें और तुम्हारे साथियों को कैद में डाल देना चाहता है, लेकिन लिजा ने उसके साथ दुश्मनी मोल लेकर तुम्हें अपने साथ रखा है। सन्नान ने लिजा को जो शर्त बताई है वो सिर्फ उस लड़की के काबिल कबूल हो सकती है जिसे किसी की मोहब्बत ने अंधा कर रखा हो। अगर हम इस कले से जल्दी ना निकल सके तो लिजा ये शर्त मान लेगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, अन्नासिर ने कहा। मैं लिजा की आबरू की खातिर कट मरूंगा। क्या तुम्हारे दिल में लिजा की इतनी मोहब्बत है जितनी उसके दिल में है? अगर वो लड़की होकर मेरी मोहब्बत का एतराफ़ करती है और उसके इजहार से नहीं डरती तो मैं क्यों इनकार करूं? मैं मर्द हूं, मेरे दिल में लिजा की मोहब्बत है। मैं तुमसे सिर्फ ये इल्तिजा करती हूँ कि उसे धोखा न देना, थ्रेसिया ने कहा। तुम कैदी नहीं हो। गमगश्तगीन तुम्हें अपना मेहमान समझ रहा है। अन्नासिर का जहन जो लिजा के मुतालिक वहमों में बट गया था साफ हो गया। उस पर लड़की की मोहब्बत का नशा तारी हो गया और उसे देखने के लिए बेताब हो गया। उसने थ्रेसिया से पूछा कि वो कहाँ है। थ्रेसिया ने उसे बताया कि वो रात भर जागती रही है और दूसरे कमरे में सोई हुई है। औरत का तीर निशाने पर लगा। उसने लिजा के तलिस्म को अन्नासिर की अक्ल पर पूरी तरह तारी कर दिया। यही इसका मकसद था। ये लड़कियां परले दर्जे की चालाक थीं। यही उनकी तरबियत थी। वो इंसानी कमजोरियों के साथ खेलना खूब जानती थीं। अन्नासिर वहां से उठा तो वो हवा में उड़ रहा था। अपने कमरे में गया तो साथियों ने उससे पूछा कि वो कहाँ गया था। उसने झूठ बोला और उन्हें तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा। वो अपने फर्ज से परे हटने लगा था। सलीबी गुमगुश्तगीन के पास बैठा हुआ था। गुमगुश्तगीन उसे कह रहा था कि वो अन्नासिर और उसके साथियों को 1-2 दिनों में हरन ले जाना चाहता है। इतने में थ्रेसिया आ गई। उसने उन दोनों से कहा, उन छापामारों का कमांडर हमारे जाल में आ गया है। उसने बताया कि किस तरह अन्नासिर के दिल पर लिजा का कब्जा और पुख्ता कर दिया है। उसने कहा, उस आदमी को सलाहुद्दीन अयूबी के कत्ल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखना यह है कि यह आदमी कितने वक्त में अपनी असलियत को भूलकर अपने सुल्तान के कत्ल के लिए तैयार होता है। मैं इन चारों को 1-2 दिनों में हरन ले जाना चाहता हूँ, गुमगश्तगीन ने कहा। क्या तुम दोनों या अकेली लिजा मेरे साथ चलेगी और मेरे साथ रहेगी? कत्ल के लिए अन्नासिर को वही तैयार करेगी ना?
मैं लड़कियों को अपने साथ ले जा रहा हूँ, सलीबी ने कहा। मैं ज्यादा दिन नहीं रुक सकता। मुझे अपने हुक्मरानों को जल्दी ये इत्तला देनी है कि हलब, मूसल और हरन की फौजें बिल्कुल बेकार हैं। उन फौजों के सालार सिवाय भागने के और कुछ नहीं जानते। मैं उन्हें सूरत हाल से आगाह करके सलाहुद्दीन अय्यूबी को शिकस्त देने का कोई और तरीका इख्तियार करने का मशवरा दूंगा। हो सकता है हमारी तरफ से आप लोगों को जो मदद मिलती है वो बंद कर दी जाए। ऐसा ना कहो, गमगश्तगीन ने मिन्नत समाजत के लहजे में कहा। मुझे एक मौका दो, मैं अय्यूबी को कत्ल करा दूंगा। फिर देखना मैं किस तरह फातह बनकर दमिश्क में दाखिल होता हूँ। ये दोनों लड़कियां या सिर्फ लिजा मुझे दे दो। इसने छापामारों के कमांडर पर कब्जा कर लिया है, वो उसे तैयार करेगी। नासिर सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास बिला रोक टोक जा सकता है क्योंकि ये उसका छापा मार है। वो अय्यूबी को आसानी से कत्ल कर सकता है। और ये भी तो होगा कि लिजा को आप ले गए तो नासिर मेरे किसी काम का नहीं रहेगा। कुछ बहसो मुबाहिसे के बाद सलीबी ने कहा, हरन जाने की बजाय हम यहीं रुके रहते हैं। ये दोनों लड़कियां नासिर को तैयार कर लेंगी और हो सकता है कि उसके तीनों साथियों को भी तैयार किया जा सके। इनके दिलों में सलाहुद्दीन अय्यूबी की नफरत पैदा करनी है। नासिर के मुतालिक मेरी ये राय है कि बहुत कच्चा आदमी है, थरीसिया ने कहा। लिजा उसकी अकल पर काबिज हो चुकी है। 2-3 मुलाकातों के बाद वो लिजा के इशारों पर नाचने लगा है। आज उन चारों को अपने साथ बिठाकर खाना खिलाओ। खाने का वक्त हुआ तो नासिर और उसके साथियों को भी खाने के कमरे में बुला लिया गया। उनके साथ दोस्ताना बेतकल्लुफी पैदा कर ली गई। खाना अभी रुका नहीं था कि शेख सन्नान के एक खादिम ने आकर सलीबी से कहा कि उसे सन्नान ने बुलाया है। सलीबी चला गया। इस लड़की के मुतालिक तुमने क्या सोचा है? शेख सन्नान ने पूछा। मैं जब जाऊंगा उसे अपने साथ ले जाऊंगा, सलीबी ने जवाब दिया। तुम्हारे जाने तक लड़की मेरे पास रहेगी, सन्नान ने कहा। मैं आज ही चला जाऊंगा। जाओ, शेख सन्नान ने कहा, और लड़की को यहीं छोड़ जाओ। तुम उसे किले से बाहर नहीं ले जा सकोगे, सन्नान, सलीबी ने कहा। इस किले की ईंट से ईंट बच जाएगी, मुझे ललकारने की जरूरत न करो। मालूम होता है तुम्हारा दिमाग अभी ठिकाने नहीं आया, शेख सन्नान ने कहा। आज रात तुम लड़की को खुद मेरे पास ले आना। खुद जाओ या रहो। अगर तुम रात को ना लाए तो तुम तहखाने में और लड़की मेरे पास होगी। जाओ, ठंडे दिल से सोच लो। सलीबी खाने के कमरे में दाखिल हुआ। सब बेताबी से उसका इंतजार कर रहे थे। वो फुंकार रहा था, कहने लगा, सुनो दोस्तों, शेख सन्नान ने मुझे ललकार कर कहा है कि आज रात लिजा उसके पास होगी। उसने मुझे यहाँ तक कह दिया है कि लिजा को मैं खुद उसके पास ले जाऊं। अगर मैं ना ले गया तो वो मुझे तहखाने में डाल देगा और लिजा को ले जाएगा। आप अगर तहखाने में चले गए तो क्या हम मर जाएंगे? नासिर ने कहा। वो लिजा को नहीं ले जा सकेगा। लेकिन ये लड़की तुम्हारी क्या लगती है नासिर? उसके एक साथी ने पूछा। तुम अपने आप को हमारा कैदी ना समझो, गमगश्तगीन ने कहा। यह मुसीबत हम सब के लिए आ रही है। तुम हमारे नहीं शेख सन्नान के कैदी हो, सलीबी ने कहा। तुम हमारा साथ दो, हम बाहर जाकर तुम्हें आजाद कर देंगे। अब यहां से निकलने की सोचो। मुझे शेख सन्नान ने इजाजत दे रखी है कि इन चारों को अपने साथ ले जाऊं, गमगश्तगीन ने कहा। मैं इन्हें आज ही ले जा रहा हूं। जल्दी जल्दी खाना खा लो, मुझे शाम से बहुत पहले रवाना होना है। गमगश्तगीन का दिमाग बहुत तेज था। उसने खाने के दौरान सबको बता दिया कि उसने क्या सोचा है। खाना खाकर उसने अपने खादिमों और बॉडीगार्ड्स को बुलाया और कहा कि वो फौरन किले से रवाना हो रहा है। सामान फौरन बांध दिया जाए। उसी वक्त उसका काफिला तैयार होने लगा। उसके अपने घोड़े के अलावा 4 घोड़े बॉडीगार्ड्स के थे। 4 ऊंट थे जिन पर खाने पीने के सामान के अलावा खैमे लादे गए थे। क्योंकि सफर लंबा था इसलिए खैमे साथ रखे गए थे। उन्हें उनके बाजों पर लपेटा गया था। गमगश्तगीन शेख सन्नान के पास गया और उसे बताया कि वो जा रहा है और चारों छापामारों को भी साथ ले जा रहा है। उनके मुतालिक सौदा तय हो चुका था। गमगश्तगीन ने ज़रो जवाहरात की सूरत में कीमत अदा कर दी थी। मुझे उम्मीद है कि मैंने सलीबियों के कहने पर जो 4 आदमी भेज रखे हैं वो सलाहुद्दीन का काम तमाम करके ही आएंगे, शेख सन्नान ने कहा। तुम सैफुद्दीन को इन छापामारों से कत्ल कराओ। तुम लोग लड़ नहीं सकते, अपने दुश्मनों को चोरी छुपे कत्ल कराओ। तुम्हारा सलीबी दोस्त और उसकी परियां कहाँ हैं? अपने कमरे में हैं, गमगश्तगीन ने कहा। उसने छोटी लड़की के मुतालिक कोई बात तो नहीं की? उसे कह रहा था कि आज रात शेख सन्नान के पास चली जाना, गमगश्तगीन ने जवाब दिया। वो आपसे बहुत डरा हुआ मालूम होता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही।
इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।